हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। सब्सिडियरी कंपनी कौन कंपनी होती है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पर कंट्रोल करती है तो कंट्रोल करने वाली कंपनी को होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पर कंट्रोल किया जा रहा है उस कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड कर लेती है। हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है शामिल है। यानी कि जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसका आपको परसेंटेज नहीं देखना कि क्या होल्डिंग कंपनी के पास उसकी परसेंटेज है या नहीं है। तो अगर ऐसा कर लेते हो तो भी जो कंपनी होल्ड करती है शेयर को तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, और जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है उसे सब्सिडी कंपनी कहा जाता है। और तीसरा जो तरीका था वो था कि अगर एक कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग है तो ए लिमिटेड सी लिमिटेड की भी होल्डिंग बन जाएगी। तो तीन तरीके थे, तो तीनों को तीनों मैंने डिस्कस कर दिए थे। और उसके बाद आपको जैसा कि स्क्रीन के सामने आ रहा होगा ये लिखवा भी दिया था कि कौन कौन से वो तीन तरीके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। अब डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी की और गवर्नमेंट कंपनी की। तो फॉरेन कंपनी जैसी वर्ड आता है हमारे माइंड में तो फॉरेन कंपनी से सभी बच्चे क्या समझते हैं? एक ही मतलब समझेंगे, जो कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है उसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। तो खाली इतना ही नहीं है, आप सोचिए कि जब लॉ मेकर्स ने एक डेफिनेशन दी है इंडियन कंपनी की, फॉरेन कंपनी की, तो लॉ मेकर्स जगह जगह पर ये भी बताएंगे कि फॉरेन कंपनी की क्या लायबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटी हैं उनकी। तो इंडिया से बाहर तो लाखों करोड़ों तरह की कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तो क्या इंडियन कानून हर तरह की कंपनियों के ऊपर लग सकता है? आंसर इज नो। तो फॉरेन कंपनी की जो डेफिनेशन दी है लॉ मेकर्स ने वो क्या दी है कि उन्हीं कंपनी को फॉरेन कंपनी माना जाएगा जो कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है एंड विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी कि अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बिजनेस प्लेस इंडिया में रखती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका इंडिया से मतलब ही नहीं है कुछ भी, वो इंडिया में कुछ भी धंधा नहीं करते हैं, तो उन्हें फॉरेन कंपनी नहीं माना जा सकता। केवल उन्हीं कंपनी को फॉरेन कंपनी माना जाएगा जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है और इंडिया में उनका कोई ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है। जैसे अमेजोन है, बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन इंडिया में भी अपना काम धंधा चलाती हैं। फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी, माइक्रोसॉफ्ट है, अभी अभी टेस्ला आई है। अगर आपको उन्हें नाम सुनाओ, एलन मस्क की कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आ रही है। लेकिन सपोज कीजिए कि वो 2020 में आई है, तो 2020 से पहले एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी थी उसे फॉरेन कंपनी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ऑल्दो वो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडिया से कनेक्टेड नहीं था। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि जो टेक्निकल पॉइंट है, जो तकनीकी बात है, वो चीज़ क्लियर है या नहीं है? क्योंकि ये तो सभी को क्लियर होता है कि एक कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर इंडिया इज ए फॉरेन कंपनी, लेकिन दूसरी चीज़ भूल जाते हैं, ये टेक्निकल जो तकनीकी बात है इसको भी विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो अब हम रीडिंग लगा लेते हैं नोट से कि क्या लिखा हुआ है। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट incorporated outside India which had a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through an electronic mode। यानी कि चाहे कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस डायरेक्टली हो इंडिया में, या एजेंट के माध्यम से हो, फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, तो ही एक कंपनी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है वो तभी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, और वो किसी भी तरीके से अपने बिजनेस एक्टिविटी को इंडिया में कंडक्ट करती है तो ही वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, अदरवाइज वो फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा, लिखने के लिए आ सकती है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। और गलती क्या करते हैं बच्चे, बिना अगर समझे हुए टेक्निकल बातों को सिंपल लिख देंगे कि ये कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया इज ए फॉरेन कंपनी। वहीं पर एग्जामिनर पकड़ लेगा, भैया सीए के स्टूडेंट हो
कोई बीकॉम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट नहीं हो कि आपने थोड़ा सा लिखा और आपको नंबर मिल जाए। डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग साफ होनी चाहिए, तभी आप पेपर में उसे सही तरीके से लिख पाएंगे। यस, चलिए गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, आप ही बताइए कि जैसे कंपनियां हैं, काइंड ऑफ कंपनी हमारा चैप्टर चल रहा है। पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, अभी हमने पढ़ा है होल्डिंग कंपनी होती है, इसके बाद सब्सिडरी कंपनी होती है, उससे पहले हमने पढ़ा स्मॉल कंपनी होती है, सेक्शन 8 वाली कंपनियां होती हैं। तो क्या ये अलग अलग कंपनियां हैं, मतलब इतने सारे तरह की वास्तव में कंपनियां होती हैं, या इनका जो बेसिस है अलग अलग बेसिस पर अलग अलग नाम दिया जाता है? तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। देखिए कंपनियां दो ही होती हैं, पब्लिक या प्राइवेट, और कोई कंपनी नहीं होती, लेकिन अलग अलग बेसिस पर नाम अलग अलग हो जाते हैं उनके। जैसे अगर हम इनकॉर्पोरेशन के आधार पर करें, जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, अगला चैप्टर इनकॉर्पोरेशन का ही है, तो आपको दो कंपनियों में से चुनना पड़ेगा। अब तीसरी कंपनी भी आ गई है 1% कंपनी, लेकिन आपको पता है उसका ऑलवेज स्टेटस प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है। तो दो कंपनियां हैं, पब्लिक या प्राइवेट। अब अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की 50% से ज़्यादा शेयर ले ले, तो वो रहेगी तो तब भी पब्लिक कंपनी, लेकिन उसका एक अलग से नाम जुड़ जाएगा कि वो होल्डिंग कंपनी भी है। अगर एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी होल्ड कर रही है, तो वो पब्लिक या प्राइवेट में से एक कंपनी रहेगी, लेकिन उसे सब्सिडियरी कंपनी भी कहा जा सकता है। इसके अलावा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, अगर वो टर्नओवर वाला और अपना क्राइटेरिया पूरा करते हैं और पेड अप शेयर कैपिटल वाला क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन साथ के साथ वो स्मॉल कंपनी का भी दर्जा उसे मिल जाएगा। तो जो बेसिक नेचर है पब्लिक या प्राइवेट की, इन दोनों में से एक ना एक नेचर तो हमेशा ही रहेगी। उसके अलावा ये चीज़ें जो हैं अलग अलग बेसिस पर चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, तो अगर किसी भी कंपनी की, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, अगर मोर देन 51% यानी कि 51% और मोर देन 51% शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनी भी कहा जाता है। आपने एक नाम सुना होगा पेट्रोलियम सेक्टर में, BPCL। बताइए किस किसने सुना है? BPCL, भारत पेट्रोलियम। इसी तरह से HPCL भी आपने नाम सुना होगा। ये कही जाती हैं गवर्नमेंट कंपनी, ये कही जाती हैं गवर्नमेंट कंपनी। एक रिलायंस पेट्रोलियम भी सुना होगा। ये सब आपकी पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनियां हैं। तो ये आपकी पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनियां हैं। 1 मिनट, पावर सोर्स थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, तो देखना पड़ेगा कि क्यों पावर सोर्स ख़त्म हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए वापस आते हैं अपनी क्लास पर। चार्जिंग थोड़ा सा ख़त्म हो रही थी, तो प्रॉब्लम कर रहा था सिस्टम हमारा। तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट कंपनी की। तो अगर कोई भी कंपनी है, अगर उसकी 51% और मोर देन 51%, ध्यान रखिएगा, जब होल्डिंग सब्सिडी थी तो मोर देन 0.5% थी, यहाँ पर 51% है। बच्चे गलती कर देते हैं, मोर देन 50% ही उन्हें याद रहता है। तो जहाँ पर जो परसेंटेज है वो याद रखिएगा। यहाँ पर एटलीस्ट 51% या उससे ज़्यादा कि अगर शेयर कैपिटल हेल्ड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एक या एक से ज़्यादा, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। जबकि वो जो कंपनी है वो ओरिजिनली पब्लिक या प्राइवेट में से एक होगी। जैसे भारत पेट्रोलियम में पब्लिक लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पब्लिक लिमिटेड है, रिलायंस पेट्रोलियम में ये भी पब्लिक लिमिटेड है। लेकिन भारत पेट्रोलियम और HPCL के 51% या उससे ज़्यादा की कैपिटल अकेले या कॉम्बिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। तो इस वजह से इन दो कंपनियों को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। उस रिलायंस कंपनी की कैपिटल गवर्नमेंट के पास 51% या उससे ज़्यादा नहीं है, अगर है तो कम है। तो इस वजह से रिलायंस कंपनी को इस तरह का कोई नाम नहीं दिया जाता, जबकि तीनों की तीनों क्या हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं। तो देखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच
नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा, और ज्वाइंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, तो ये कंपनी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। और एक चीज और कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी, विच इज सब्सिडियरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग सब्सिडी हमने देखा ही है। सपोज कीजिए कि बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ए लिमिटेड की जो है सब्सिडियरी, यानी कि ये होल्डिंग है और ये सब्सिडियरी है। इट इज क्लियर? ए लिमिटेड की सब्सिडी बी लिमिटेड कैसे बनेगी? या तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पर कंट्रोल कर रखा होगा, या ए लिमिटेड ने मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल बी लिमिटेड की होल्ड कर रखी होगी। तो इन दोनों में होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप आ गया। साथ ही साथ ए लिमिटेड क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी भी है, एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। साथ ही साथ ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के आधे ज़्यादा शेयर ले रखे हैं, लेकिन ए लिमिटेड के शेयर भी गवर्नमेंट ने ले रखे हैं 51% या उससे ज़्यादा के, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या कॉम्बिनेशन ने। तो ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी होगी। होल्डिंग इसलिए होगी क्योंकि उसने बी लिमिटेड को होल्ड कर रखा है। तो अगर कोई सब्सिडियरी है गवर्नमेंट की, तो बी लिमिटेड इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट कंपनी, ऑल्दो बी लिमिटेड का कोई भी शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है, तो उस सब्सिडियरी कंपनी को भी क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। जल्दी से बताइए, काइंड्स ऑफ कंपनी जो चैप्टर चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ ना कुछ पेपर में जरूर इसमें से पूछा जाएगा आपसे, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है इस चीज़ की। चलिए, एक लास्ट और चीज़ रह गई है, फिर 2-4 डेफिनेशन थोड़ी सी और रह गई हैं। डोरमेंट कंपनी, इसके चांसेस वैसे कम है लेकिन पता होना चाहिए। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट का कोई साधारण भाषा में मीनिंग बताएगा मुझे कि डोरमेंट कंपनी किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, डोरमेंट कंपनी किसे कहते हैं? उसी से मीनिंग काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा हमें। फिर तो बस टेक्निकल टच हमें देखना पड़ेगा कि लोमेकस ने टेक्निकल टच क्या दिया है। डोरमेंट किसे कहते हैं? डोरमेंट वर्ड कहीं सुना हुआ है आप सब बच्चों ने? जल्दी से मुझे बताइए, स्क्रीन पर मेरी नज़र है। डोरमेंट कहीं नाम सुना हुआ है क्या बच्चों का? डोरमेंट नाम सुना हुआ है क्या बच्चों का? जल्दी से बताइए, डोरमेंट नाम सुना हुआ है क्या? हर्ष कह रहे हैं कि विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्यूचर पर्पज। हर्ष, अभी मैं डेफिनेशन पर नहीं आ रहा हूं, वो तो अभी मैं टेक्निकल जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में केवल हिंदी अर्थ पूछ रहा हूं, डोरमेंट का मतलब क्या है। उसी बात को लेके मैं फिर आगे की चीज एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कभी भी ना भूलें। जैनब का आंसर आया स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, वेरी गुड। बिल्कुल हमने पार्टनरशिप एक्ट कर लिया है, तो वहां पर डोरमेंट पार्टनर जो कहते थे स्लीपिंग पार्टनर, उससे पता लग जाएगा कि जो अर्थ है, जो सेंस है, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ऐसा नहीं होता कि एक वो पार्टनर जो 24 घंटे सोया रहता हो, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जो सोता रहता है, उसे डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। क्या ऐसा मतलब लिया जाता है? इसका मतलब ये होता है जो एक्टिव नहीं है, यानी कि इनएक्टिव पार्टनर, जो डे टू डे बिजनेस के कामों में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऐसे पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। उसी अर्थ को हम यहाँ पर लाएंगे। डोरमेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है, इन साधारण शब्दों में, कि जो कुछ भी वर्क नहीं करती है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करती है, बस किताबों में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने इनकॉर्पोरेट हो गई है, लेकिन केवल किताबों में कंपनी है, वास्तव में लेकिन जब हम देखते हैं तो कोई भी उसका वर्क नहीं है। ऐसी कंपनी को कहा जाता है डोरमेंट कंपनी। अब ये तो हो गई साधारण शब्दों में, ये जानबूझ के मैंने आपको समझाया है।
जिससे लंबे समय तक आपकी मेमोराइज रहे। नहीं तो बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं बिना अर्थ को समझे। जब आप याद करोगे तो ये समस्या बनी रहेगी कि आप भूलेंगे बहुत जल्दी। लेकिन अगर आप चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो भूलने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो अब हम इसका थोड़ा टेक्निकल टच पढ़ लेते हैं कि डोरमेंट कंपनी क्या है। सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 455 है, where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and had no significant accounting transaction। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, and had no significant accounting transaction, यानी कि अगर कोई कंपनी फॉर्म हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है इस एक्ट में, किसी भविष्य के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद कुछ एसेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, जैसे नो हाउ वगैरह, कोई जानकारी है, कोई आइडिया है, इस तरह की चीज़ों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, और कोई भी उसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी कि अब बात आती है, ये वर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे, एंड विच हैड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, वो नीचे एक्सप्लेनेशन में है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है। सच ए कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी। तो लॉ मेकर्स ने प्रोविजन दिया हुआ है कि ऐसी जो कंपनी है जिनकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती है और जो एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई है, से 10 साल बाद वो प्रोजेक्ट चालू होगा, 15 साल बाद वो प्रोजेक्ट चालू होगा, तो जितने भी बड़ी एक तरह से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो इतने लंबे समय के हिसाब से ही चालू किए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनी हुई है, जो कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई है, लेकिन फिलहाल तो कुछ काम नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो अपने आप को रजिस्ट्रार के सामने कह सकती है कि मुझे एक डोरमेंट बना दीजिए। अब से डोरमेंट बनने से क्या होगा, एक्टिव क्यों नहीं रहना चाहती है, तो डोरमेंट बनने से बहुत सारे झंझटों से आप फ्री हो जाओगे। ये तभी पता लग सकता है जब आप एक्टिव कंपनी के सारे जो कंपनी लॉ में प्रोविजंस हैं वो सब जानते हैं, लेकिन वो अभी जान पाना और पूरा पढ़ना अभी तो संभव है नहीं अभी किसी के लिए भी। तो केवल आप समझिए कि डोरमेंट कंपनी से क्या होता है। जब आप एक्टिव कंपनी रहती हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं आपके ऊपर, जा से प्रोविजंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आप क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो कोई काम धंधा है नहीं, चलेगा तो 15 साल बाद। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन 10 साल बाद, 15 साल बाद चालू होंगी। तो काहे को हम अगले 10 साल या 15 साल उन भारी भरकम प्रोविजन से बंधे रहें जो हर एक कंपनी के ऊपर लगते हैं, जबकि मेरा तो कुछ काम धंधा है ही नहीं। तो इस वजह से कंपनी अपने आप को डोरमेंट बनवाना चाहती है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताइए। जैनब क्या कह रही है, पार्टनरशिप में पढ़ा था। अच्छा, ये पुराना आपका मैसेज पढ़ा हुआ है तो मैंने पढ़ा है, तो जल्दी से बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है जो मैंने आपको समझाया। जल्दी से बताइए, जल्दी अपने आंसर भेजिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखिएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इन एक्टिव कंपनी कौन है और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अगर वो होंगी तो आप डोरमेंट नहीं बन सकते हो, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप फिर डोरमेंट हैं। सबसे पहले इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी है जो कि कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं चला रही है और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, दोबारा रिपीट हो गया, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने से आपकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है तो 6 महीने बाद ही आप रोना धोना शुरू कर दें रजिस्ट्रार के सामने कि मुझे तो डोरमेंट बनाइए। भैया पिछले कम से कम 2 सालों से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड हैड नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग चीज़ है और एनुअल रिटर्न अलग चीज़ है, दोनों ही लिख के आनी पड़ेगी। एंड हैड नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो इनएक्टिव कंपनी कौन सी होगी, डोरमेंट कंपनी कौन सी हो गई,
पिछले 2 सालों से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, पिछले 2 सालों से ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही है, पिछले 2 सालों से ना वो एनुअल रिटर्न फाइल कर रही है, तो ऐसी कंपनी को कहा जा सकता है इनएक्टिव कंपनी। अब बात आती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है। इन्होंने ये नहीं बताया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है, इन्होंने बताया अदर देन ये 4, यानी कि जो नीचे 4 बताऊंगा ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं और आप कहते हैं कि ये तो सिग्निफिकेंट है, और रजिस्ट्रार कहता है कि आपके पास तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन चल रही हैं, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखी हुई हैं, हम आपको डोरमेंट नहीं मानते, तो ये कहना गलत है। इन 4 के अलावा ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि ये 4 अगर चल भी रही हैं तो भी आप डोरमेंट बन सकते हैं, बशर्ते कि इन 4 के अलावा कोई और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना हो। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार। अरे भाई, आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हैं, तो समय समय पर उसे फीस तो देनी पड़ेगी, और समय समय पर फीस देनी पड़ेगी, उसकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी बनेगी। तो क्या इन्हें सिग्निफिकेंट मान लें? आंसर इज नो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। कुछ पेमेंट इस वजह से आपको करने पड़ रहे हैं कि इस एक्ट में जरूरी है वो पेमेंट करना, या दूसरे लॉ में जरूरी करना है पेमेंट, और आपके यहाँ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन चल रही है, तो चले वो, लेकिन तब भी वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसे पब्लिक कंपनी है तो 7 कम से कम आपको शेयर होल्डर चाहिए ही चाहिए, मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट को पूरा करने के लिए जो आप 7 लोगों को शेयर इशू करेंगे उनकी भी एंट्री बनानी पड़ेगी, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड, जब आप खोल के बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, कंपनी खोल के बैठे हैं, ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, तो उसके मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ खर्चे तो करने पड़ेंगे, उनकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी होगी, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इनके अलावा, यानी कि अगर 4 ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को डोरमेंट बनवा सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं चल रही है। कोई व्यक्ति इन 4 ट्रांजेक्शन के आधार पर कंपनी को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन चल रही हैं, तो आपको डोरमेंट हम नहीं बनाएंगे। ये रेट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए। मेन तो यहीं तक आपका काम है। वैसे अगर पेपर में पूछा जाता है कि डोरमेंट कंपनी क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, तो जो मैंने ऊपर सेक्शन 455 में पढ़ा है वो पढ़ना है, और एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 से लेकर 6 तक है वो जनरल बातें हैं, एक बार रीड करा देता हूँ आपको। प्रोसीजर है कि अगर ये सब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो आप पहले रजिस्ट्रार के सामने अप्लाई करोगे। रजिस्ट्रार आपको देखेगा कि वास्तव में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है या नहीं है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड कराएगा, और उसके बाद आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया जा सकता है। द रजिस्ट्रार ऑन कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन अलाउ द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी टू द एप्लीकेंट एंड इशू ए सर्टिफिकेट इन सच फॉर्म एज मे प्रेस्क्राइब टू दैट इफेक्ट। यानी जब आप रजिस्ट्रार के सामने अप्लाई करेंगे तो कंसीडर करेगा एप्लीकेशन को, और सारी बातों को जानने समझने के बाद वो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है। द रजिस्ट्रार शैल मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब। जरूरी नहीं है, पेपर के पॉइंट से जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रार जितने भी पूरे देश में डोरमेंट कंपनियां होंगी उनका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करेगा और आपका भी नाम चढ़ा देगा उसमें। इन केस ऑफ ए कंपनी विच हैड नॉट filed financial statement or annual return for 2 financial years consecutively, the registrar shall issue a notice to that company and enter the name of such company in the register maintained for dormant company। देखिए, जो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के पॉइंट थे उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। 4th पॉइंट में रजिस्ट्रार के पास ये भी पावर है, वो खुद ब खुद भी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है अगर वो देखता है कि कुछ कंपनियों की पिछले 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुए, कुछ कंपनियों के पिछले 2 सालों से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुए। तो पॉइंट नंबर 4 इस बात की को अलाउ करता है रजिस्ट्रार को, आप सुओ मोटो भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, ए डोरमेंट कंपनी शैल हैव सच मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फाइल सच डॉक्यूमेंट पे सच एनुअल फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड टू द रजिस्ट्रार टू रिटेन इट्स डोरमेंट स्टेटस इन द रजिस्टर एंड मे बिकम एन एक्टिव कंपनी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो डोरमेंट कंपनी है उससे उतने मिनिमम
नंबर ऑफ डायरेक्टर तो रखने पड़ेंगे, जितने की प्रेस्क्राइब्ड हैं उतने उसे मिनिमम नंबर मतलब एनुअल फीस देनी पड़ेगी जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। तो 1 मिनट कैमरा बंद हो गया है, 1 मिनट। चलिए कैमरा चालू हो गया है। तो हम बात कर रहे थे कि जो डोरमेंट कंपनी है उससे उतने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड जब भी होगा तो रूल्स में होगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सेंस जरूर क्लियर कर देता हूँ। जैसे पब्लिक कंपनी के बारे में हम बात करते हैं तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने जरूरी है, प्राइवेट कंपनी में बात करते हैं तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने जरूरी हैं। तो डोरमेंट कंपनी में इससे भी कम की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हाँ जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतने आपको रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? अरे बाद में भाई आपको एक्टिव भी तो होना है। ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रार डोरमेंट कंपनी का भी स्टेटस छीन ले। देखिए 2 चीजें होती हैं, आप कंपनी का स्टेटस ही छिन जाना एक अलग चीज है, और फिलहाल आप इनएक्टिव हो वो चीज अलग है। इनएक्टिव हो तो एक्टिव हो जाओगे, लेकिन इनएक्टिव को एक्टिव होने में कुछ प्रोसीजर, कुछ फॉर्मेलिटी तो माननी पड़ेंगी। तो वही बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई है। दोबारा पढ़ लेते हैं। डोरमेंट कंपनी शैल हैव सच मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, फाइल सच डॉक्यूमेंट एंड पे सच एनुअल फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड टू द रजिस्ट्रार टू रिटेन इट्स डोरमेंट स्टेटस इन द रजिस्टर एंड मे बिकम एन एक्टिव कंपनी, जिससे कि वो बाद में फ्यूचर में एक्टिव कंपनी बन सके। ओन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ अकम्पेनिड बाय सच डॉक्यूमेंट एंड फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। पॉइंट नंबर 6, the registrar shall strike off the name of a dormant company from the register of dormant company which has failed to comply with the requirement of this act। और जो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगी कंपनी, उसका नाम डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में से काट दिया जाएगा और उसे फिर पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट जो कंपनी एक्ट की हैं वो फुलफिल करनी पड़ेगी, प्लस आपके ऊपर फाइन वगैरह भी लग सकता है। जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई या नहीं हुई है? जल्दी से मुझे बताइए कि ये चीज क्लियर हो गई या नहीं हुई है। क्लियर? चलिए कुछ डेफिनेशन और हैं, 4-5 डेफिनेशन और हैं जो आपके काम की। वैसे तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा हैं पूरे कंपनीज एक्ट में, लेकिन जो आपके काम की हैं वो मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके सामने। एक डेफिनेशन है उसमें एसोसिएट कंपनी, जैसे होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है, तो लाइक उसी तरह की कुछ डेफिनेशन है जहाँ पे जो परसेंटेज है थोड़ा सा कम है। वो क्या परसेंटेज है देखिएगा। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी लाइज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जहाँ पे वर्ड दिया है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के रिलेशन में एसोसिएट तब है जब अदर कंपनी का आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि अगर हम बात करें ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, एक ए लिमिटेड है एक बी लिमिटेड है, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, माना अगर हम इसे एसोसिएट कंपनी कहते हैं तो बी लिमिटेड इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, यानी कि ये ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड इन रिलेशन टू ए लिमिटेड मीन ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी लाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यानी कि अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर ए लिमिटेड हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन बी लिमिटेड, देन बी लिमिटेड इज सेड टू बी एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, सर कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है? आपके मन में ये क्वेश्चन आना लाजमी है कि सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है। वो भी डेफिनेशन के साथ ही एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। बट विच इज नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी। अभी इस पार्ट को छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। फिलहाल मैं इस बात पर रोशनी डालूंगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट।
यानी कि अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 20% या उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल हेल्ड करती है, और यहां पर भी शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी शेयर कैपिटल, जहां जहां मैं स्पेशल मीनिंग बताऊंगा वहीं पर आपको स्पेशल मीनिंग लेने हैं। अदरवाइज अगर मैं नहीं बताता हूं, वो कहीं पर शेयर कैपिटल वर्ड आता है तो इसका मतलब आपको लेना है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ। अब प्रेफरेंस में चाहे कन्वर्टेबल हो चाहे नॉन कन्वर्टेबल हो, लेकिन जहां जहां मैं स्पेशल मीनिंग बताऊंगा, और आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता लगता है, क्योंकि हमें भी कोई, हम लो मेकर्स नहीं है कि मुझे जहां लगा टोटल शेयर कैपिटल का मतलब वैसा बता दिया, दूसरी जगह कुछ लगा वैसा बता दिया। लो मेकर्स ने सब चीजों की डेफिनेशन दे रखी है, तो यहां पर भी डेफिनेशन दे रखी है उन्होंने कि शेयर कैपिटल का सेक्शन एसोसिएट कंपनी के पर्पज के लिहाज से मतलब इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ही होता है। अब देखिएगा, तो हम बात कर रहे थे कि इफ ए लिमिटेड हैज 20% मोर ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड, देन बी लिमिटेड इज सेड टू बी एसोसिएट कंपनी, बट इट शुड नॉट बी सब्सिडियरी। अगर ए लिमिटेड 20% और मोर कितना, 20% और मोर कितना, मोर केवल अप टू 50% तक, क्योंकि अगर ए लिमिटेड की शेयर कैपिटल होल्ड करना बी लिमिटेड के ऊपर 50% से ऊपर चला गया तो बी लिमिटेड फिर एसोसिएट कंपनी के दर्जे से बाहर आ जाएगी, लेकिन क्या बन जाएगी, सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। इसी वजह से उन्होंने लिखा हुआ है कि एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी लाइज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बता दिया, बट विच हैज नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी। यानी कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20% से ऊपर आ जाता है, लेकिन वो सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए। अगर सब्सिडियरी है तो सब्सिडी वाला व्यवहार हम करेंगे, लेकिन अगर सब्सिडी नहीं है, केवल 20% और मोर ही कैपिटल होल्ड कर रही है कंपनी, तो फिर हम एसोसिएट कंपनी का दर्जा उसे देंगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट, डायरेक्टली रटने वाली चीज है, कोई समझने वाली चीज नहीं है इसमें। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है, कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट अगर वर्ड आता है कंपनी एक्ट में, तो क्या क्या चीजें उसमें लेनी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स रिकॉर्ड मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ all sums of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipt and expenditure takes place। यानी कि जो भी सम ऑफ मनी आपको प्राप्त हो रही हैं या खर्चा कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी आप रिसीट एंड एक्सपेंडिचर आप करते हो वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल होंगी। यानी कि जो भी आप खर्चा करते हो, रिसीट काटते होगे, रिसीट प्राप्त करते होगे, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट का ही हिस्सा हैं। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड एंड सर्विस बाय द कंपनी, जितनी भी आप सेल्स करते हो उसका रिकॉर्ड, जो भी परचेज करते हो उसका रिकॉर्ड, वो बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा है। और एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, तो रिसीट एंड पेमेंट हो गया, सेल परचेज हो गया और एसेट एंड लायबिलिटीज हो गया, ये बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा है। द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148 in the case of a company which belong to any class of company specified under that section। ये फिलहाल आपके काम का नहीं है, फाउंडेशन के तो काम का नहीं है। जो सी इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट हैं वो जरूर समझ लें इस चीज़ को कि एक सेक्शन 148 है, वो फैक्ट्रियों के ऊपर लगता है। तो गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियों के लिए कुछ और नियम भी बना रखे हैं कि आप जो माल ला रहे हैं, कितना आप खरीद रहे हैं, प्लस कितना आउटपुट बनाने में, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कितना माल यूटिलाइज हो रहा है, कितना आपका वेस्ट हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट्रियों के लिए कुछ कॉस्टिंग रिकॉर्ड भी उन्होंने प्रेस्क्राइब किए हैं, तो वो जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ही हिस्सा माने जाएंगे, लेकिन वो केवल उन फैक्ट्रियों पर लगते हैं जो प्रोडक्शन वगैरह करती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये भी सिंपली रटने वाली चीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएंगे, बैलेंस शीट आएगी एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और इन केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन एन एक्टिविटी नेट नॉट फॉर प्रॉफिट एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो लोग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं उनके लिए P&L अकाउंट बनता है, जो लोग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करते उनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। लेकिन बात वही होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा है। तो तीन चीजें जल्दी से मेरे साथ याद कीजिएगा, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। तो अगर कोई स्टेटमेंट बनाया है इक्विटी के चेंजेस में, यानी कि कैपिटल शेयर कैपिटल के चेंजेस में कि पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, अगर एप्लीकेबल है तो ये एप्लीकेबल है या नहीं है, वो तो कंपनी एक्ट में अलग अलग कंपनियों के लिए प्रोविजन बना रखे हैं। तो अगर एप्लीकेबल है तो चेंजेस इन इक्विटी का स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होगा। और एनी एक्सप्लेनेटरी नॉट एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सब क्लोज आई और सब क्लोज IV। तो ऊपर के जो आपने चार पार्ट पढ़े हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट या एनेक्सर्स भी बनाए जाते हैं तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा हैं। जैसे बैलेंस शीट के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट बनाई जाती है, इसी तरह बैलेंस शीट के साथ डेटर्स की लिस्ट तैयार की जाती है, उसे एनेक्सर्स बोलते हैं। एसेट्स की लिस्ट तैयार की जाती है, उन्हें एनेक्सर्स बोलते हैं। ये केवल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पर तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ है ही नहीं। हाँ, इंटरमीडिएट स्टेज पर जरूर ये थोड़ा सा, जब जैसे जैसे आप कंपनी एक्ट आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल आपको पता लगती रहेगी इन चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पर भी आपको चीज़ समझ में आ जाए तो वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप जैसे बैलेंस शीट बनाते, रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट आपने बनाई, हम लोग कोई बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमने लिख दिया कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 50 करोड़ रुपए की है। आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंपनियां हैं एक ही बिल्डिंग होती है उनकी? रिलायंस कंपनी का एग्जाम्पल ले लें, पूरे वर्ल्ड में उसकी बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी फैली हुई हैं, तो क्या बैलेंस शीट में ये दिखला पाना संभव है? वहां पर तो हम क्या करेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल लिखेंगे, लेकिन अगर किसी को वास्तव में देखना है कि कितनी लैंड एंड बिल्डिंग है, कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग कितने कितने की है, तो वो अलग से एनेक्सर्स तैयार होता है, उन्हें कहते हैं एनेक्सर्स। इज इट क्लियर? तो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट, एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सब क्लोज I टू सब क्लोज IV, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा होगा। हाउएवर इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वन पर्सन कंपनी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में, डोरमेंट कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर। पूरे कंपनी एक्ट में कहीं भी फाइनेंशियल ईयर अगर आता है तो वो ऑलवेज क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होगा। लेकिन अगर कंपनी 31 दिसंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर कंपनी 31 दिसंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, पहले फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा, वैसे तो जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर है वो ऑलवेज 1 अप्रैल टू 31 मार्च होंगे, लेकिन जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आने वाला जो 31 मार्च है उसको खत्म हो जाएगा। सपोज कीजिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सपोज कीजिए 28 दिसंबर 2021 है, तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर जो होगा 28 फरवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक होगा। लेकिन अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है 1 जनवरी यानी 3 दिन बाद ही 1 जनवरी 2022 है, तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2023 तक। मैं इस चीज को ऐसे समझाता हूं, कोई भी फाइनेंशियल ईयर सेम कैलेंडर ईयर में स्टार्ट होकर सेम कैलेंडर ईयर में खत्म नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा ही 1 अप्रैल से 31 मार्च होंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन पहले फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कुछ भी हो सकती है, तो अगर 31 दिसंबर से पहले इनकॉर्पोरेट हो जाए तो अगले कैलेंडर ईयर की 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, और अगर 1 जनवरी उसके बाद इनकॉर्पोरेट हो तो उससे अगले साल
कि 31 मार्च को खत्म होगा, यानी कि एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर 15 महीने का भी हो सकता है। अगर 1 जनवरी को कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो 3 महीने तो ये कैलेंडर ईयर और फिर 1 साल पूरा 15 महीने का भी हो सकता है। पढ़िए मेरे साथ, फाइनेंशियल ईयर in relation to any company or body corporate means the period ending on 31st day of March every year। और ईयर का मतलब यहाँ पर है कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये 2 ईयर में फंसता है। और ईयर जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर। एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ ए ईयर द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग का मतलब अगले साल, इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मेड अप। जल्दी से मुझे जवाब भेजिए कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी जवाब भेजिए कि ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। डेफिनेशन मैंने सारी करा दी हैं आपको, ये चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। अब केवल इस चैप्टर में जो है डिफरेंसेस रह गए। 1% कंपनी, 1 मैन कंपनी में क्या डिफरेंस है, गारंटी कंपनी, गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल में क्या है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो ये आप सेल्फ कर लीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम आएंगी, एक आध डिफरेंस में हो सकता है प्रॉब्लम आए, मैं इसे मना तो नहीं करूँगा कि नहीं प्रॉब्लम आएंगी, तो वो मैं फिर डिस्कस कर लूँगा। और इसके अलावा मैं डिफरेंसेस की एक अपने आप आपको रिकॉर्ड कर दूंगा क्लास, जो आप तक मैं अगले 2-4 दिन के अंदर भेज दूंगा। इतने आप डिफरेंसेस आप अपने आप निपटा लीजिएगा। लाइव क्लास के अंदर डिफरेंसेस नहीं कराने जा रहा हूं मैं, इसकी अलग से मैं क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा और रिकॉर्ड करके फिर आपके ऐप पे आपको डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया है आपका कंपनी एक्ट का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के साथ हम मिलेंगे। अब कंपनी एक्ट में केवल 2 ही चैप्टर रह गए हैं। फाउंडेशन की अगर बात करें, इंटरमीडिएट में तो पूरा कंपनी एक्ट है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो 2 ही चैप्टर रहते हैं आपके, इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो दोनों के लिए ही ये रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बस जो फाउंडेशन वाले हैं मेमोरेंडम तक करके छोड़ देंगे, और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनके आगे भी पूरा का पूरा कंपनी एक्ट आपका कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।